Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 17th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अभी यूएस ने एक नया टेस्ट बना लिया जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से कोविड का पता कर सकते हैं। तो एफडीए ने अप्रूवल दी है। तो एफडीए क्या है? यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो एफडीए क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना है, यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। और ये जो नया टेस्ट निकला है इसमें सलाइवा का टेस्ट लिया जाएगा। अभी तक जो हम इंडिया में करते थे, आपको ध्यान होगा, एक तो हम करते थे आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। हाँ, एक तो ये होता था, एक होता था आरएटी, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो इन दोनों में अभी तक हम नोज के सैंपल लेते थे या स्वाब, या हम क्या कहते हैं, मुंह के अंदर का एक सैंपल लेते थे। लेकिन अब जो ये नया टेस्ट ये जो इन्होंने बनाया है चेक करने के लिए, ये सलाइवा का टेस्ट ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हम घर घर में अपने आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब बहुत अच्छा है, सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सलाइवा टेस्ट जो नया बन रहा है, रैपिड टेस्ट जो बन रहा है कोविड को चेक करने के लिए, यूएस के एफडीए ने अप्रूवल दे दिया। इसे बनाया किसने? तो येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, इन दोनों ने मिलकर बनाया। एक चीज़ बस ये ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में जो यूज़ हो रहे हैं वो ये दोनों ध्यान रखिएगा। आरटीपीसीआर में 2-3 दिन लग जाते हैं क्योंकि लैब में जाके चेक होता है। आरएटी में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो बस इतना और ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एकदम एक्यूरेट बताता है। कभी कभी आरएटी एकदम इसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी आरएटी अच्छा नहीं बता पाता है। तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, एनजीटी सेट्स, आप अगर देखेंगे न्यूज़पेपर तो एनजीटी डेली न्यूज़ में होता है, लेकिन आज इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि फॉर लेक रिज्यूमिनेशन, अब इसमें जो 3 लेक का नाम दे रखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये तीनों लेक का नाम आ जाता है और बोलता है कि ये कहाँ की हैं लेक्स। तो लेक्स का नाम प्लीज़ रिमेंबर, बेलंदूर, वारतूर एंड अगरा लेक्स। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं तीनों लेक। ये बेंगलुरु की लेक हैं। क्यों न्यूज़ में रहती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। एनजीटी ने इन पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा रखे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि इनको साफ करो, ये करो, वो करो, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट सुन नहीं है। अब देखिए एक लेक है, देखिए कितनी गंदी हो रखी है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। प्लीज़ रिमेंबर द तीनों लेक्स का नाम, बेलंदूर, वारथूर एंड अगरा लेक। तो एनजीटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट। एनजीटी 2010 में बनी थी। एनवायरमेंट से रिलेटेड केस देखती है या कोई भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड केस हो वो देखेगी। इंडिया 3rd कंट्री है जिसमें एनजीटी बनी है। पहली है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है न्यूजीलैंड। 6 महीने के अंदर इसे अपने केस खत्म करने होते हैं। 5 जगह बैठती है। इसको हेड कौन करेगा? इसको जुडिशियल मेंबर भी होते हैं और थोड़े एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। हेड करेगा ऐसा जज जो 5 साल के लिए होता है। इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये सीपीसी के तहत काम नहीं करती, सीपीसी सीआरपीसी के तहत काम नहीं करती। ये काम करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। इसकी पावर होती है सेम जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जिनके पास एनजीटी का कोई अधिकार नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ये 2 केस ऐसे हैं जहां पे अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई केस आता है एनजीटी के पास तो एनजीटी उस पर डिसीजन नहीं ले सकती। ये एक्सेप्शन है। इन्हें केप्ट आउट ऑफ एनजीटी जुडिक्शन, इन्हें एनजीटी के जुडिक्शन से बाहर रखा गया इन 2 केसेस को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कोलकाता दार्जिलिंग। अभी कोलकाता और दार्जिलिंग के जो जू थे इनको ऑनलाइन कर दिया क्योंकि वहाँ लोग आ नहीं पा रहे थे, तो बहुत नुकसान हो रहा था गवर्नमेंट का भी, और वैसे भी ऐसे जाना चाहिए था, जू बहुत सही रहता है। तो हमें पता करना पड़ेगा इसमें जो जूलॉजिकल गार्डन के नाम दिए हैं। तो प्लीज रिमेंबर अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में। तो प्लीज रिमेंबर कहाँ पर है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। तो अब इनकी लाइव स्ट्रीम होंगी। तो ये दोनों जूलॉजिकल गार्डन का नाम याद जरूर रखिएगा, प्लीज नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट नाम पूछ लेता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग में। अलीपुर वाला है। तो एक आपको ध्यान होगा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी भी हुई थी इन मॉडर्न हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। आप सबको पता हो तो यस लिखिएगा, नहीं पता हो तो कल मैं लेक्चर में फिर से बता दूंगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं पता है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में जाके पढ़िएगा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी क्या चीज़ है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये बीएसएफ ने 4 फिशरमैन्स को पकड़ लिया है। ये कहाँ पर पकड़ा है? हरामी नाला क्रीक, ये सॉरी पर नाम ही ऐसा है इस क्रीक का, हरामी नाला क्रीक। तो यहाँ पे अभी बीएसएफ ने पकड़ लिया 4 फिशरमैन की बोट्स को। तो हमें जानने के लिए बीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीएसएफ का गठन कब हुआ? तो 1965 में हुआ था, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तब हमें लगा कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट फोर्स होनी चाहिए इसी के लिए जो काम करे। तो इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, 1965 में बनी थी। इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, स्मगलिंग को रोकती है और मिलिट्री असॉल्ट की तरह काम करती है।
तो इनके अभी हेड कौन कर रहे हैं, डीजी तो सुरजीत सिंह देसवाल, इनका नाम भी याद रखेंगे, जो एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं। और ये देखिए, ये एक ऐसी बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करती है। 50 डिग्री मतलब राजस्थान में देखिए, पूरी पाकिस्तान की जो हमारी बॉर्डर है, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ या पंजाब हुआ, फिर ऊपर जम्मू कश्मीर हुआ, तो राजस्थान में +50 डिग्री है और जम्मू कश्मीर में -50 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक्सट्रीम से एकदम एक्सट्रीम तक काम करने के लिए सक्षम है। तो ये बहुत अच्छी फोर्स है और ये क्लोज एकदम काम करती है विद हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके साथ भी बहुत क्लोज काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में बहुत सारी टेंशन दबाव बने रहते हैं। तो बीएसएफ ये जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को देखती है, इसका ईस्टर्न कमांड भी है, तो बहुत ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड को देखती है। ईस्टर्न कमांड मतलब हमारी बांग्लादेश वाली बॉर्डर, इधर में भी इनका थोड़ा रोल रहता है, तो दो तरफ इनका काम रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं इसमें जाना तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीएपीएफ के थ्रू इसमें जाना। बहुत ही अच्छी फोर्स है, बेस्ट फोर्स अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीएसएफ इज द बेस्ट फोर्स मेरे अकॉर्डिंग है। भाई कोई ऑफेंड मत होना कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो जो चाहे वो इसमें जा सकता है। अच्छा स्कोर करेंगे तो सब जाएंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, पीएमओ डिनाइज आरटीआई प्लीज सीकिंग ऑन पीएम केयर्स। अभी आपको पता है पीएम ने केयर्स फंड बनाया था ड्यूरिंग कोविड-19, तो इस पर अब आरटीआई डाली गई। तो आरटीआई डाली गई पता करने के लिए कि पीएम केयर्स में कितना पैसा जमा हुआ है, तो पीएमओ ने मना कर दिया। पीएमओ क्या, पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है उसने मना कर दिया। अब क्यों मना करा ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ पीएम केयर्स क्या है। तो पीएम केयर्स कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, सरकारी चीज नहीं है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, आपको पता होगी, नॉर्मल ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई भी जाके इसमें पैसा डाल सकता है। इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है इसकी पीएम जो होता है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, जबकि इसमें टोटल 4 मेंबर होते हैं। एक तो पीएम होता है, एक मिनिस्टर होता है होम अफेयर्स का, एक मिनिस्टर होते हैं हमारे डिफेंस वाले, एक मिनिस्टर होते हैं हमारे फाइनेंस वाले। तो ये 4 लोग इसमें रहते हैं, लेकिन इसको एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन है, इसका पीएम होता है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ये गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आती नहीं, मतलब इसका पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारे लिखा है आर्टिकल 266 में, क्योंकि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इसका पैसा इस सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। अब सरकारी खजाने में नहीं जाएगा तो आरटीआई में क्या पूछ, आरटीआई किसके लिए होती है, आरटीआई उसके लिए होती है जिसमें सरकार का पैसा खर्च हो रहा हो या सरकार फंड कर रही हो। आरटीआई कैन बी यूज्ड ओनली इन दैट केस वेयर गवर्नमेंट गिव एनी मनी या कुछ भी देती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उस केस में हम आरटीआई के थ्रू कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन इस केस में तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो आरटीआई क्या, तो इसमें अधिकार ही खत्म हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। और हाँ, एक तो इसमें यही जानने वाली बात है, और एक तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इस पर जो हमारी कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भी इसका ऑडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैग मैंने आपको पहले भी बताया केवल उसी चीज का ऑडिट कर सकता है जो आइदर फंडेड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तभी कैग उसका ऑडिट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आरटीआई के थ्रू मांगी गई थी, तो जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उन्होंने कौन सा आर्टिकल यूज कर लिया, तो सेक्शन 7(9) ऑफ एक्ट सेज क्या कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। रिसोर्सेज मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, हमें आदमी सेपरेट अलॉट करने पड़ेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो आप इतना डिटेल में मत जानिएगा, जितना मैंने पीएम केयर्स के बारे में बताया वो जानिए कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसीलिए इस पर आरटीआई दाखिल नहीं हो सकती है, इस पर कैग का कोई अधिकार नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसका पैसा नहीं जाता है। फिर इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है सीआईसी। सीआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो मैं आपको बता देता हूँ ये, हाँ, ये मेरे नोट्स का पार्ट है। अब देखिए नोट्स बनाने हैं किसी को, कोई मेरे को 2-3 लोग बोल रहे थे कैसे बनाने, तो देखिए ये अब ये सीआईसी और एसआईसी में मेरा ये मतलब आप मान के चलिए 1/4 पेज है एक A4 शीट का, इसमें आपकी पूरी सीआईसी और एसआईसी के सारे सवाल हो जाएंगे, गारंटी वाली, आप चेक कर लीजिएगा। सीआईसी बनी कैसे है, तो आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू बनी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। हाँ, इसमें एक कमिश्नर होता है, 10 अदर मेंबर्स होते हैं, तो 1 जो होगा चीफ होगा और 10 जो होंगे वो केवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। टोटल 11 मेंबर्स हैं। इनको हेड कौन करता है, मतलब अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। किसके रिकमेंडेशन से, रिकमेंडेड ये लोग करेंगे। रिकमेंड में 3 लोग होते हैं, एक तो पीएम होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो 3 लोग रिकमेंड करेंगे, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे। दे आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो लोग होंगे ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे, ना लेजिस्लेचर से होंगे। सबसे पहली बात तो ये, दे आर नॉट रीअपॉइंटमेंट, इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। इनका टर्म होगा 5 साल या 65 साल के लिए रह सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव कर सकता है। इनके पास पावर होगी सेम जैसी सिविल कोर्ट की पावर होती है। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर सकते हैं, मतलब अपने आप कोई भी केस ले सकते हैं ये। फिर इनकी सैलरी अलाउंसेस सेम होती है जैसी सीईसी की होती है। सीईसी कौन सी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, उनके जैसी इनकी सैलरी अलाउंस सेम रहता है। तो ये 8 या 7 पॉइंट है, इनसे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ये तो हमारे सेंटर में होता है। एक होता है एसआईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसआईसी भी आरटीआई एक्ट 2005 से बना है। इसमें एक होता है प्लस 10 अदर मेंबर होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। बाय रिकमेंड कौन करेगा? सीएम रिकमेंड करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मेंबर। सॉरी, ये 5 या 65 साल के लिए होते हैं। इसको रिमूव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर रिमूव करेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एनएचआरसी में अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एसएचआरसी में अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान होगा। लेकिन एसआईसी एक ऐसी बॉडी है जिसमें अपॉइंट भी गवर्नर करेगा और रिमूव भी गवर्नर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं। फोटो अगर यहाँ वैसे तो साफ आ रही है, नहीं आएगी तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, आप बता दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर साफ नहीं आ रही तो मैं पोस्ट भी कर दूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एक टर्म इन्होंने यूज़ कर लिया, इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई एडजर्नमेंट साइन डी। एडजर्नमेंट साइन डी क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 3 सेशन होते हैं। एक पहला सेशन होता है बजट सेशन, दूसरा सेशन होता है मॉनसून, तीसरा होता है विंटर। और 2 सेशन के बीच से का टाइम जो होगा 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सेशन मतलब 6 महीने से ज़्यादा के बीच का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक साल में कम से कम 2 सेशन तो हो ही जाएंगे। फिर ये टर्म जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है 5 टर्म की, तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट। सम्मनिंग, सम्मनिंग क्या होता है? कॉलिंग ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स को बुलाया जाता है कि आप पार्लियामेंट का काम शुरू करो फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन सम्मन करता है? तो पार्लियामेंट में जो सम्मन करता है वो प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सारे मेंबरों को बुलाते हैं, ड्यूटी है इंडियन प्रेसिडेंट की, सम्मन करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सम्मनिंग तो ये हो गई। फिर आता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट होता है थोड़े टाइम के लिए सत्र को स्थगित कर देना। कितने टाइम के लिए? या तो कुछ घंटों के लिए, कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए। सॉरी यार, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया। को स्थगित कर देना। तो इसको स्थगित करने की पावर किसकी है? तो ये पावर जो होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है किसी भी सत्र को स्थगित करने के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। इनके पास पावर होती है किसी भी हम हाउस को थोड़ी देर के लिए स्थगित करते हैं। फिर आती है एडजर्नमेंट साइन डी। ये साइन डी का अगर जोड़ दें एडजर्नमेंट तो क्या कि हमने हाउस जो है वो स्थगित किया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हमने कितने टाइम के लिए हाउस को बंद करा है। ये नहीं बताया कि अगला जो हाउस मिलेगा वो किस डेट को मिलेगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट। सिटिंग सत्र को खत्म करा, सिटिंग को खत्म करा है, सेशन को खत्म नहीं करा है। सेशन तो हो गया पूरा, हमने सेशन 3 सेशन मैंने आपको बताया, विंटर, मानसून और क्या कहते हैं बजट। तो सेशन खत्म नहीं करा है, सिटिंग को खत्म कर दिया है। लेकिन ये नहीं बताया फॉर इनडेफिनिट पीरियड, ये नहीं बताया कि उसकी रीअसेंबली कब होगी, रीअसेंबली का टाइम नहीं बताया। तो उसको बोलते हैं हम एडजर्नमेंट साइन डी। इसको भी कौन करता है? इसको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। फिर आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन होता है टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन। जैसे हमारे 3 सेशन है, उसमें से किसी एक सेशन को खत्म ही कर दिया, तो खत्म कौन करता है? प्रेसिडेंट खत्म करता है अंडर आर्टिकल 85(2)(a)। इसके तहत जो प्रेसिडेंट है वो खत्म कर देता है सेशन को ही। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो खत्म करता है सेशन को, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो खत्म करता है वो एड एंड एडवाइस लेता है। एड एंड एडवाइस लेता है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी हाउस को प्रोरोगेशन करता है। फिर आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब हमारी डिसोल्यूशन 2 तरीके से होता है, या तो हमारी सरकार पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया, या हमारी सरकार गिर गई, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। मतलब जो सरकार चल रही है उसकी लाइफ खत्म हो जाए और न्यू हाउस
कंस्टिट्यूट होगा आफ्टर जनरल इलेक्शन, या तो 5 साल हो जाए तब डिसोल्यूशन होगा, या सरकार गिर जाए तब डिसोल्यूशन होगा। तो 5 साल के बाद डिसोल्यूशन होके ही रहता है। लेकिन राज्यसभा में डिसोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। केवल लोकसभा में डिसोल्यूशन होता है, क्योंकि लोकसभा 5 साल के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती है, एक परमानेंट हाउस है। इसके मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं, लेकिन वो जो भी मेंबर रिटायर हो रहे हैं वो कितनी भी बार रीअपॉइंट हो सकते हैं। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, उसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, केवल डिसोल्यूशन लोकसभा का होता है, वो भी 5 साल के बाद। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इसके मेंबर जो हैं वो री इलेक्ट होते रहते हैं, अगर वो इस 3-3 साल में। वैसे इसका टाइम पीरियड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दे रखा है वो 6 साल का दे रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। सो ये 5 वर्ड आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बुक से भी पढ़ने हैं 5 वर्ड, तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में लक्ष्मीकांत गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी मैंने कल आपको न्यूज़ बताई थी, तो बहुत लोग मेरे को बोले सर ये ज्योतिराव फूले जो है ये ज्योतिबा फूले का ही नाम है, वहाँ उनको बोलते हैं। तो सॉरी अगर मैंने आपको कल, सॉरी है ही, मैंने गलत ये पढ़ा दिया था कि दोनों अलग हैं। तो ज्योतिबा फूले जो हैं वो यही हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले और ज्योतिबा फूले सेम है। मैं अपनी गलती मानता हूँ बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा तो मैं समझ गया, चलिए कोई बात नहीं, आपने मेरे को सही करा उसके लिए थैंक यू। हाँ, और एमवीए भी जो है वो महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट है, अघड़ी करके कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट है, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जो वहाँ का कोयलेशन है शिवसेना का और एनसीपी का और कांग्रेस, इसकी कोयलेशन गवर्नमेंट का नाम है एमवीए। ये है महात्मा ज्योतिराव फूले सेहतकारी कर्ज मुक्ति योजना, इसमें जो फार्मर्स का कर्जा है वो माफ कर रही है महाराष्ट्र सरकार। तो याद कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले के बाद मैंने आपको बता दिया था 2 काम था, एक तो अपलिफ्टमेंट इन्होंने कराया था जो लोअर कास्ट थी और एजुकेशन के लिए काम करा था, सत्य शोधक समाज बनाया था, और सत्यवाद सत्य धर्म बुक का नाम है और गुलामगिरी बुक का नाम है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये मैं पढ़ रहा था, कोपन क्लासिफिकेशन अपना पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। एनसीईआरटी की पिक है, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैसे पूछते हैं मैं बता देता हूँ। वो पूछेंगे एएफ का लेटर कोड, या तो पूछ लेंगे कि एएफ का टाइप क्या है, तो आपसे टाइप पूछ लेंगे, या वो टाइप दे देंगे और आपसे लेटर कोड पूछ लेंगे। ये कोपेन का क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इतने सारे क्लासिफिकेशन है, तो आप इसको 2-3 बार लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। दोनों चीज याद करनी पड़ेंगी, एक तो टाइप याद करनी पड़ेगी, एक लेटर कोड याद करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये आपके न्यूज़ से कहीं रिलेटेड नहीं है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था पूर्ण स्वराज, सबने अच्छा बताया, 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड कर रहे थे। आज का जो सवाल है वो है कर्जन। देखिए मैं पॉलिटी से इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि पॉलिटी तो सारा मैक्सिमम मैं ही कवर कर देता हूँ, लेकिन हिस्ट्री आपकी कवर नहीं हो पाती, तो इससे हम मैक्सिमम सवाल मैं अलग अलग डायमेंशन से पूछूंगा, जैसे एनवायरमेंट से पूछ सकता हूँ या ऐसी चीज़ों से पूछूंगा, तो आपका भी फायदा हो जाए। तो कर्जन जो था आपको पता है, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था। तो इसमें इसके कर्जन के टाइम पीरियड में 3 कमीशन बने थे, इनका नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, फेमाइन कमीशन, इरिगेशन कमीशन और पुलिस या सीआईडी के लिए एक कमीशन बना था। उसको उनका हेड कौन था, जिनका नाम था, उनका तीनों का हेड का नाम बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है इन यूपीएससी। तो फेमाइन का जो था ऐसे शॉर्ट लिख लीजिए, मैंने याद करा है, और सीआईडी के हमारे ए हैं, FMICCA, इनमें इनका नाम लिखा है। फेमाइन में ये नाम है M, और इरिगेशन में नाम है C, और सीआईडी में नाम है A। तो इन तीनों का नाम आप यहाँ बताएंगे मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लाइक तो फ्री होते हैं वैसे, कोई खर्चे वाली बात नहीं है। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, या कोई कमी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए। यार 1 लाइक तो करा करिए यार, ऐसा मत करिए। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आराम से फॉलो कर सकते हैं, सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप कहीं पे भी हमें ज्वाइन करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसी भी दिक्कत हो। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।